Hello friends, good morning. Welcome to BPSC Concept Wala newspaper analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated October 10, 2024 and the day is Thursday. तो शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पहली न्यूज तो ये है कि आज एक ऐसा व्यक्ति जिसके शायद ही कोई दुश्मन होंगे या शायद ही किसी ने कोई बुराई की होगी, somebody who is loved by everybody, आज उनका देहांत हो गया है, जो हमारे देश के रतन है, दैट इज रतन टाटा। उनका देहांत हो गया। वो 86 ईयर ओल्ड थे और वो मुंबई की ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज चल रहे थे। आईसीयू में भी उनको भर्ती किया गया था और कल रात उनका देहांत हो गया। इनके देहांत के बाद मतलब हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं? अगर हमारे उद्योग जगत का विस्तार किया है तो वो तो किया ही है रतन टाटा जी ने, लेकिन जो इनका योगदान फिलैंथ्रोपिस्ट एरिया में है, दैट इज चैरिटी, लोगों के लिए पैसे देना, लोगों को मदद करना, जो फिलैंथ्रोपी में इन्होंने काम किया है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। मुझे नहीं लगता शायद रतन टाटा के बाद कोई और रतन टाटा हमारे देश को मिलेगा। इनको पद्म भूषण 2008 में मिला था, पद्म विभूषण 2008 में मिला था, पद्म भूषण 2000 में मिला था और एक CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर इन बिजनेस 2006 में मिला था। तो जो पद्म विभूषण या पद्म भूषण जैसे अवार्ड मिले हैं, इस अवार्ड को चार चांद मिल गया क्योंकि ये रतन टाटा को मिला है। ये इस तरह के व्यक्ति थे कि अवार्ड देकर इनको बढ़ाया नहीं जा सकता, एक अवार्ड की शान बढ़ी है इनको देकर। तो ये इतने बड़े इंसान थे। इनके देहांत के बाद ये जो चेयरमैन है टाटा ग्रुप के, हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सब साथ मिलकर इनको श्रद्धांजलि दी है सबने। और इसके वजह से हमारे देश में जो है वो आज एक बहुत दुख का माहौल छाया हुआ है। साथ ही साथ महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में इनका देहांत हुआ है तो महाराष्ट्र ने भी कहा है कि उन्होंने अपना बेटा खोया और हमारे पूरे देश ने एक ऐसा बेटा खोया जिसको शायद ही जिनकी कमी कोई पूरा कर सकेगा। तो ये एक बहुत ही महान कह सकते हैं व्यक्तित्व के थे। एक मुझे याद आ 2014 में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसकी लाइन आज भी मेरे दिमाग में है। वो ये थी कि आई वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एज समबडी हु हैड नेवर हर्ट अदर्स एंड डन वर्क टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। मैं ऐसे व्यक्ति की तरह याद किया जाना चाहता हूँ कि जिसने आज तक किसी को दुखी नहीं किया हो और जिसने काम किया हो बेस्ट इंटरेस्ट में बिजनेस के। तो मतलब ऐसा कोई इंसान होगा जो ये बोले कि मुझे तुम याद रखना कि मैंने कभी किसी को दुखी नहीं किया हो, हर्ट नहीं किया हो, तो वो इस तरह के व्यक्तित्व था रतन टाटा जी का। तो एक बहुत ही बोल सकते हैं दुखी दिन है हमारे लिए। हमने एक अपना बेटा खोया है। तो अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज ये है कि अभी उतने काम की तो इस हेडलाइन आपके लिए है नहीं एग्जाम के लिए, तो मैं नहीं कहूंगी कि इस पर टाइम वेस्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ आरोप प्रत्यारोप वाली ही चीजें चल रही हैं। कांग्रेस ने क्या कहा, बीजेपी ने क्या कहा, एलजी की क्या फाइट हुई जम्मू कश्मीर में, आतिशी जी को क्या सीएम हाउस से निकाला गया, ये काम का नहीं है। तो हम लोग डिटेल में वहां चलते हैं जहां हमारे लिए काम का चीज है। डिटेल में देखते हैं। पहली न्यूज ये है कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन बाय 73% इन 50 इयर्स। ये किसकी रिपोर्ट है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बाइनियल रिपोर्ट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एक बाइनियल रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम क्या है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। अब यही आपके लिए काम की चीज हो जाती है कि कल को एग्जाम में आता है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन निकालता है? तो WWF निकालता है। बाइनियल है माने कि हर 2 साल पे निकालता है, यही होता है ना मतलब बाइनियल का, हर 2 साल पे निकालता है। तो इसमें क्या मेंशन्ड है? इस वाले रिपोर्ट में ये मेंशन्ड है कि ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन 73% गिर गया आखिरी 50 सालों में। मतलब आखिर के 50 सालों में 73% वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन घट गई है। इंडिया में अगर देखें तो 3 वल्चर स्पीसी का डिक्लाइन हुआ, एक व्हाइट रम्प्ड वल्चर, एक इंडियन वल्चर, एक स्लेंडर बिल्ड वल्चर, और ये सारे अलार्मिंग रेट से गिरे हैं। उसके अलावा ये रिपोर्ट कंक्लूड करता है कि 35,000 पॉपुलेशन ट्रेंड में 5,495 स्पीसी एम्फीबियन की, मैमल की, बर्ड की, फिश की और रेप्टाइल की जो है उसकी ट्रैकिंग की गई। कितनी? 35,000 पॉपुलेशन ट्रैक की गई इन सारी स्पीसीज की, ठीक है। To be sure, the decline is not in the terms of number of population lost, but the average changes in the monitored animal population around the world. अगर हम लोग कहें तो ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन में नहीं है, ये एवरेज चेंजेस देखी गई हैं पूरे वर्ल्ड में। ये नंबर नहीं बता रहा है, ये एवरेज चेंज बता रहा है।
फ्रेश वाटर पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा डिक्लाइन दिखा है। अगर अलग अलग स्पीसीज को देखें तो वैसी स्पीसीज जो फ्रेश वाटर में रहती हैं उसमें सबसे ज्यादा डिक्लाइन दिखा है, 85% का डिक्लाइन दिखा। उसके बाद टेरेस्ट्रियल पॉपुलेशन यानी कि जो जमीन पे रहते हैं उसमें 69% डिक्लाइन दिखा है, और फिर 56% दिखा है मरीन पॉपुलेशन में। तो इससे आप क्या समझ पा रहे हो, फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा डिक्लाइन दिखा है, यानी कि फ्रेश वाटर का सोर्स या तो गिर रहा होगा या तो फ्रेश वाटर की सोर्सेस। हम एनालाइज कैसे करते हैं न्यूज को, हम ऐसे ही एनालाइज करते हैं। सोचो, बस रीड नहीं करना है कि हाँ रीड करने के लिए रीड कर ले, थोड़ा दिमाग चलाना है, तो दिमाग आपका एग्जाम में भी ऐसे ही काम आएगा। फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो या तो फ्रेश वाटर की सोर्सेस कम हुई होंगी या तो फ्रेश वाटर में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया होगा, यही कुछ रीजंस हुए होंगे। तो हम देखते ही हैं कि किस तरह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं जहां से फ्रेश वाटर के सोर्सेज आ रहे थे। उसके बाद टेरेस्ट्रियल पॉपुलेशन, तो टेरेस्ट्रियल पॉपुलेशन में क्यों इतना डिक्लाइन आया होगा, तो ऑफ कोर्स इसलिए आया होगा। क्या रीजंस हो सकते हैं, पहला रीजन तो ये हो सकता है कि जो लैंड है वहां पे इतने सुनामी आ रहे, हीट वेव्स इतना ज्यादा आ रहे कि एनिमल्स नहीं सर्वाइव कर पा रहे जंगलों में। फिर आपकी पॉपुलेशन, मरीन देख लो, मरीन में क्या होता है, तो आपने सुना होगा ओशन एसिडिफिकेशन, सुना होगा ना टर्म ओशन एसिडिफिकेशन। क्या होता है ओशन एसिडिफिकेशन, जब CO2 लेवल बढ़ जाता है ओशियन में, और CO2 लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन जो होती है ना समुद्री, वो मरने लग जाती है। तो ये इसी एसिडिफिकेशन क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। तो ये सब एक ही चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो इन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं कि क्या रीजंस की वजह से ऐसा हुआ होगा। अब ये रीजन जो है ना, ये आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हो, ये एज इट इज प्रीलिम्स में आ सकता है। हमेशा याद रखना है हैबिटेट लॉस, हैबिटेट मतलब जहां रहते हैं जानवर, वो ही अगर चल आपका घर से ही मैं आपको निकाल दूं तो आप रह पाओगे, अपने घर की अलग बात होती है। तो जानवरों का भी हैबिटेट होता है। हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, क्लाइमेट चेंज तो है ही है, पोल्यूशन, इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज पता है ना आपको, वैसी स्पीसीज जो वहां की ओरिजिनल नहीं है, कहीं और से लाई गई, और वो जो है ओरिजिनल स्पीसी को ही धक्का मार के निकालने लग जाए, वो होता है इन्वेसिव स्पीसीज को एलियन स्पीसी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा डिजीजेस, बीमारियों के वजह से भी ये डोमिनेंट ड्राइवर है फॉर डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, उसके अलावा हैबिटेट लॉस वाज ड्रिवन बाय, हैबिटेट लॉस क्यों हुआ, तो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हम इतना क्या कहते हैं जंगल काट देते हैं और उसके अंदर गेहूं और धान उगाना शुरू कर देते हैं। फ्रैगमेंटेशन, जो भी छोटी छोटी एरियाज है ना उसको तोड़ दिया गया छोटी छोटी एरियाज में। लॉगिंग, लकड़ियां काटना, माइनिंग, ये सारे कुछ रीजंस है जिसके वजह से हैबिटेट लॉस हुआ है। जब एक पॉपुलेशन किसी सर्टेन लेवल से गिरती है ना, तो स्पीसीज जो है ना वो अपना यूजुअल रोल फॉलो नहीं कर पाती इकोसिस्टम में। इस लाइन का ये मतलब होता है, मैं आपको बायोलॉजिकली समझाती हूँ, कि कोई ऑर्गेनिज्म, कोई स्पीसी फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्पीसी सबसे छोटा यूनिट होता है, वो स्पीसी है मान लो बर्ड की, 20,000 स्पीसी बर्ड की एक जगह रहती थी मान लो, आज घट के वो 10 रह गए या 100 रह गए। तो अगर 100 स्पीसीज रह गए हैं 10,000 स्पीसीज में, तो इसका मतलब उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है। पॉपुलेशन डिक्लाइन होने की वजह से उनका कुछ रोल रहा होगा इकोसिस्टम में, वो रोल जो है उनका उस पर भी अफेक्ट होगा, क्योंकि ज्यादा नंबर के लोग ज्यादा ज्यादा रोल प्ले करते होंगे। तो ये भी एक रीजन है जिस वजह से जो है पॉपुलेशन गिरी है। तो ये रिपोर्ट नोटिस करता है कि जो डिक्लाइन है नेचुरल वर्ल्ड में, उसका लार्जर इम्प्लीकेशन है, क्योंकि ये डिक्लाइन अगर हो रहा है ना हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में, तो ये ट्रिगर करेगा इम्पैक्ट जो कि इवेंचुअली लीड करेगा टिपिंग पॉइंट पे। ये टिपिंग पॉइंट और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, टिपिंग पॉइंट बहुत एग्जाम्स में भी आता है। ओके, टिपिंग पॉइंट कभी भी एग्जाम में दिखे ना तो उसको याद रखना, ये एक क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड है। ठीक है, ये क्या है, ये क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड है जहां से दैट कैन कॉज रैपिड अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इन इकोसिस्टम। रैपिड अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट किसमें, तो इकोसिस्टम में। इसका अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो टिपिंग पॉइंट का मतलब हुआ है, हम बोलते हैं ना मैं ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाऊंगी अगर ये चीज हो गई तो। क्या होता है ये ब्रेकिंग पॉइंट, टिपिंग पॉइंट, कि इस पॉइंट के बाद ऐसा थ्रेशहोल्ड है कि अगर इसको क्रॉस किया ना तो अचानक से इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा। तो टिपिंग पॉइंट पे अगर पहुंच गया हमारा पॉपुलेशन तो डिक्लाइन हो सकता है, एक्सटिंक्शन हो सकती है स्पीसीज की। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। दूसरी न्यूज ये है कि राइस विद एडेड न्यूट्रिएंट्स सेंटर टू कंटिन्यू सप्लाई अंटिल 2028। आपने फोर्टिफाइड राइस का नाम सुना होगा। फोर्टिफाइड राइस का क्या मतलब होता है, ऐसा चावल जिसमें अलग से कुछ कुछ न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं। क्या चावल में क्या क्या चीजें होते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, थोड़ा बहुत कुछ प्रोटीन होता है, बट क्या चावल में वो विटामिन मिनरल आपको मिलेंगे जो आपको एक फल से मिल सकते हैं, नहीं। लेकिन फल जो है ना गरीब लोग नहीं ले सकते, एक्सेस नहीं है गरीब लोगों को फल का। गरीब क्या, हम मिडिल क्लास
रिच पर्सन भी आजकल फल लेने के लिए उतने वो नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। तो कैसे किया जाएगा हेल्प? ऐसे हेल्प किया जाएगा कि जो हम नॉर्मल डेली डाइट है ना इंडियंस की, क्या चावल रोटी, तो उसमें राइस हम सबसे ज्यादा खाते हैं। ऑल ओवर इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, सब में चावल बहुत पसंद करते हैं। तो अगर हम इस राइस में ही कुछ न्यूट्रिएंट डाल दे तो उसको हम लोग बोलते हैं राइस फोर्टिफिकेशन। तो सेंटर जो है 2028 तक फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2021, आपने सुना होगा इसको, बहुत बार अपने आंसर्स में लिखते होंगे। इसमें फ्री फ्रूट ग्रेन देती है गवर्नमेंट। अब ये 2028 तक मिलेगी और इसके अंदर जो फूड ग्रेन है वो फोर्टिफाइड मिलेगा। ओके, ये इसमें यूनिवर्सल सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस होगी, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम फ्री फूड दे रही है, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर है। तो ये जो है वो हेल्प क्या करती है, क्यों फोर्टिफाइड राइस देते हैं, तो अनीमिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से बचाती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है ऐसे न्यूट्रिएंट जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं, पर हमें चाहिए होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें ना बहुत जरूरी है हमारे खाने के लिए। पर ये सारी चीजें हमें मिल नहीं पाती क्योंकि इसके लिए बहुत एक्सपेंसिव चीजें चाहिए, तो वो चीजों को एड्रेस करेगा। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने डिसाइड किया है कि राइस फोर्टिफिकेशन इनिशिएटिव जो है वो फेज्ड मैनर में 2024 तक रहेगा। ये तीनों जो फेजेस है ना वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई हैं, जो मार्च 2024 तक होनी थी, लेकिन अभी इसको 2028 तक बढ़ा दिया गया। तो अब वही है, व्हाट इज राइस फोर्टिफिकेशन, व्हाई इज इट नीडेड, तो मैंने आपको समझा ही दिया कि डेलिबरेटली हम लोग इंक्रीज करते कंटेंट एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट का, ताकि क्वालिटी ऑफ फूड बढ़ सके। ऐसा किया क्यों गया, तो देखो एक सर्वे हुई थी, कोई भी चीज बेमतलब का होता नहीं है, सर्वे के बाद, इसीलिए सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कंडक्ट हुआ था 2019 से 21 में, NFSH 5। इसमें क्या देखा गया कि अनीमिया सबसे बड़ा इशू है इंडिया में, चिल्ड्रन, विमेन और मेन में अक्रॉस वेरियस एज ग्रुप एंड इनकम लेवल। तो अनीमिया के लिए, अनीमिया किससे होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। आयरन की डेफिशिएंसी के अलावा दूसरे विटामिन मिनरल की भी डेफिशिएंसी देखी गई, जैसे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। ये हमारे ओवरऑल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी जो पॉपुलेशन के उसको गिरा रहा है। तब गवर्नमेंट ने सोचा कि हम फोर्टिफिकेशन करते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डाल देंगे चावल में। तो राइस एक स्टेपल है, जो मैंने आपको पहले ही समझाया, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो ये डाल दिया, तो पर कैपिटा राइस का कंजम्पशन इंडिया में 6.8 kg पर मंथ है, ठीक है। तो अगर हम लोग राइस को माइक्रोन्यूट्रिएंट से सप्लीमेंट कर दे तो गरीबों को भी पहुंच जाएगा ये। तो अब प्रोसेस क्या है फोर्टिफिकेशन का, तो प्रोसेस ये के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोटिंग, डस्टिंग, एक्सट्रूजन, ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है रेगुलर राइस में। तो कल को एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द मेथड्स फॉर फोर्टिफिकेशन, याद रखना है, क्या याद रखना है, कोटिंग, कोट कर देते हैं, डस्टिंग, डस्ट बनाते हैं, या एक्सट्रूजन, ठीक है। लास्ट मेंशन टेक्नोलॉजी जो कि एक्सट्रूजन है, इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल फ्रॉम द मिक्सचर यूजिंग एक्सट्रूडर मशीन। एक मशीन होती है एक्सट्रूडर, उसमें क्या करते हैं ना, चावल के जो धान होते हैं ना, उनमें उनको एक मिक्सचर से बनाया जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूडर मशीन। ये कंसिडर किया जाता है बेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर बेस्ट टेक्नोलॉजी से फोर्टिफाइड राइस देना है तो एक्सट्रूजन से ही देना है। ड्राई राइस फ्लोर क्या 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 किया जाता है, चावल का आटा बना दिया जाता है। आटा बना के क्या किया जाता है, उसके अंदर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डाले जाते हैं, पानी डाला जाता है और फिर इस मिक्सचर को एक छोटे से एक्सट्रूडर में डाला जाता है, जहां पे वो उसको गर्म करता है और फिर वो वापस से चावल के शेप में आ जाता है और फिर इसी को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर देता है। ये रिजेंबल करता है नॉर्मल चावल की तरह, एकदम नॉर्मल चावल की तरह दिखता है, पर उसके अंदर ऑफ कोर्स हमने पहले उसका आटा बनाया था, फिर उसमें न्यूट्रिएंट डाले थे, तो प्रोसेस तो बहुत लंबा था, पर अल्टीमेटली ये चावल की तरह ही दिखता है। ये जो कर्नल्स होते हैं, बाद में इसको सुखाया जाता है, ठंडा किया जाता है, पैकेज किया जाता है और इसकी शेल्फ लाइफ 12 महीने तक है। कोई भी इंडिया में प्रोडक्ट होता है ना, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत जरूरी है। ऐसा बनाओ कि वो ज्यादा दिन तक आपके किचन में रह सके, तो शेल्फ लाइफ कम से कम 12 महीने की होती है। कर्नल को फिर ब्लेंड किया जाता है रेगुलर राइस के साथ और फिर प्रोड्यूस किया जाता है फोर्टिफाइड राइस। मिनिस्ट्री जो है वो 10 ग्राम FRK मस्ट बी ब्लेंडेड विथ 1 kg ऑफ रेगुलर राइस। एकदम से याद रखना आपको, 10 ग्राम 1 kg में डाला जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फोर्टिफाइड राइस कर्नल 10 ग्राम मस्ट बी ब्लेंडेड विथ 1 kg ऑफ रेगुलर राइस। तो FSSAI क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारा फूड रेगुलेटर है इंडिया का। वो क्या कहता है, वो कहता है कि 1 kg फोर्टिफाइड राइस जो है विल कंटेन द फॉलोइंग। 1 kg फोर्टिफाइड राइस में क्या होना चाहिए, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ये तो एकदम रट लो, आयरन,
फॉलिक एसिड और विटामिन B12। ये रटना ही रटना है कि क्या 3 चीजें हैं, और रटने की भी क्या जरूरत है, समझ लोगे एकदम तो रटना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया अनीमिया का इशू है, अनीमिया के इशू के लिए आयरन चाहिए होगा, फॉलिक एसिड भी चाहिए होगा, और ये सारी चीजों विटामिन B12 भी चाहिए होगा। उसके अलावा राइस को और भी चीजों से फोर्टिफाई किया जाता है, जैसे जिंक से, विटामिन ए से, विटामिन B1 से, विटामिन B2 से, विटामिन B3 से और विटामिन B6 से। ठीक है, फोर्टिफाइड राइस को कैसे कुक किया जाता है, तो बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, जैसे नॉर्मल चावल उगाते हो बनाते हो वैसे ही इसको भी बनाना होता है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, फोर्टिफाइड राइस को है ना एक जूट के पैक में ही पैक करना होगा, जिसमें लोगो लिखा हो +F और लाइन लिखी हो फोर्टिफाइड विद आयरन, फॉलिक एसिड एंड B12। अब ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि ये मैंडेटरी है कि इसको जूट के इसमें पैक करना है। ठीक है, ये इनिशिएटिव आज तक कितना अच्छा काम किया है, तो बहुत फर्क पड़ा है इसका। इंडिपेंडेंस डे स्पीच 2015 में मोदी जी ने अनाउंस किया था कि राइस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, और मिड डे मील्स में स्कूल में जो दिए जाते हैं उसमें फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा। फेज 1 क्लियर हो गया, फेज 2 क्लियर हो गया, फेज 3 में भी देखा कि पूरी कंट्री ऑलमोस्ट कवर हो गई मार्च 2024 से। तो जो कॉस्ट है ना फोर्टिफाइड राइस का, वो लेस देन 2% ऑफ इंडियाज एनुअल फूड सब्सिडी। ठीक है, 2019-20 में आप देख लो तो कम है, उतना भी ज्यादा कोई एक्स्ट्रा महंगा नहीं है। ओके, एज पर ऑफिशियल्स देयर आर 925 फोर्टिफाइड राइस मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, जो कि FRK प्रोड्यूस करते हैं और फिर सेंड करते हैं ऑड राइस मिल्स में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इससे आपके प्रीलिम्स के बहुत साइंस की चीजें कवर हो गई। नेक्स्ट, आपको पता है कि हमारा करंट अफेयर मैगजीन है, हमारी करंट अफेयर के कोर फैक्ट्स हैं, तर्कश की बुक है, ये सारे आप अच्छे से लो, इसे प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, MCQ बनाओ सामान्य अध्ययन के, और करंट अफेयर की बुक्स दो। आपके ऊपर है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका ही भला होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको पता है नोबेल प्राइज का जो है वो सीजन आ चुका है। मैंने फिजिक्स वाला नोबेल प्राइज कवर किया, मैंने आपके लिए फिजियोलॉजी वाली कवर की, तो थोड़ा आप केमिस्ट्री भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बार का केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है वो मिला है डेविड बेकर 62, जो कि PhD यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किया है। डेमिस हसाबिस को मिला है, जो कि 48 के CEO ऑफ गूगल डीप माइंड, और जॉन M जुनिपर, जो कि 39 सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट है एट गूगल। ठीक है, तो इस बार का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है प्रीवियस वन से। इस बार ये मिला डेविड बेकर को, डेमिस हसाबिस और जॉन जुनिपर। ये कितने यंग है, 39 की उम्र में, मतलब ये भी एक अचीवमेंट ही है, 39 की उम्र में नोबेल प्राइज मिल जाना। जिंदगी में लोग 92 के हो जाते, जैसा कल आपने देखा ही था, यहाँ 39 में ही मिल रहा है, बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो है वो ऑनर्ड नॉट फॉर प्रेजेंटिंग एनी न्यू इनसाइट ऑन प्रोटीन। देखो यूजुअली केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज मिलता है ना, वो कोई केमिकल बना दी या केमिस्ट्री से रिलेटेड, बट इस बार दूसरी चीज के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है। केमिस्ट्री में जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिसाइफर करने के लिए और नए प्रोटीन्स बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी, एक टूल बनाया था इन लोगों ने, उसके लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इनको मिला है। हसाबिस और जुम्पर ना 1/2 ऑफ द प्राइज शेयर करेंगे, और ये को क्रिएटर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड टूल अल्फा फोल्ड के। अल्फा फोल्ड जब आया था ना, तो मुझे अभी भी याद है, हमने आर्टिकल्स पढ़ी थी अपने कॉलेज में, मतलब अल्फा फोल्ड को लेके कि कैसे पहले प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था ना, वो डिसाइफर करना नामुमकिन था, नहीं कर पाते थे कि कैसा स्ट्रक्चर है। फिर अल्फा फोल्ड AI आता है जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 3D मॉडल को डिसाइफर कर देता है। उसी समय हाहाकार मच गया था। तो बेकर ने उस चीज को लेकर इन्होंने अदर हाफ, ये कॉम्पिटिशनल टूल है जो नया प्रोटीन बनाएगा। एक तो स्ट्रक्चर, जब भी किसी चीज का स्ट्रक्चर पता चलता तो अब हम नया प्रोटीन बना सकते हैं। नया प्रोटीन हमारे लिए क्या मदद कर सकता है उसकी आपको मैं अथाह समुद्र है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये नया प्रोटीन अलग अलग बीमारियों को ठीक कर देगा, क्या नहीं कर देगा, नई नई चीजें। कुछ प्रोटीन्स के वजह से क्या होता है ना, हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन बनता है सर्टेन फंक्शन के लिए। परसों ही मैंने जब आपको DNA समझा रही थी तो मैंने कहा था DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनती है।
ये प्रोटीन अलग अलग रोल प्ले करता है। जैसे हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रोटीन है, तो हमारे थिंकिंग के लिए प्रोटीन चाहिए। तो ये प्रोटीन जो है ना, वो अगर आप सोचो वैसा प्रोटीन बनाने लग जाओ तो बहुत हेल्प होगा। क्रिटिकल एलिमेंट आपको बता दो, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बना होता है, जो कि खुद छोटे छोटे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं, और कभी कभी सल्फर होता है। 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो है वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होते हैं। ये अरेंज होते हैं, सीक्वेंस होते हैं एक टाइट 3D शेप में, जिसको फॉर्म ऑफ प्रोटीन हमारे वाइटल, मतलब जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है कि 3D स्ट्रक्चर है, ये हमारे लिए बहुत वाइटल है, इसी के साथ हम चेंज करते हैं। तो कुछ तरह के प्रोटीन जो होते हैं ना, उनको हम लोग इंजाइम्स बोलते हैं। याद रखना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है, जितने एंजाइम है वो प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम का क्या काम है, जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसको फास्ट कर देता है एंजाइम। अगर ए से, मैं अगर सिंपल भाषा में आपको केमिस्ट्री की भाषा में समझाऊं, तो अगर ए से बी बन रहा है, ठीक है, तो ए से बी बनने में मान लो 3 मिनट लगते हैं, तो एंजाइम को अगर मैं डाल दूं, एक्स एंजाइम को अगर डाल दूं, तो ये 3 मिनट जो है वो 1 मिनट या 0.2 सेकेंड में भी हो जाएगा। ये टाइम पे ऐसा मत करना कि 0.2 पे होता है, ये बस समझाने के लिए मैंने बताया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। तो आपको बहुत समय से पता है कि प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अब जब हमने ये स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया है, तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। ठीक है, और हो रहा है। तो इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इन अ फ्यू सीक्वेंस अमीनो एसिड डिसाइड करता है कि वो कैसे फोल्ड करेगा और फाइनल स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये डिस्कवरी बायोकेमिस्ट क्रिश्चियन एंड फिस्टन को 1972 में मिली थी, जब उन्होंने बताया था कि अमीनो एसिड डिसाइड करता है कि वो कैसे फोल्ड करेगा। लेकिन ये जो सीक्वेंस है जो डिटरमाइन करता है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इन टर्न डिटरमाइन करता है फंक्शन। जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा फंक्शन होगा। तो इसीलिए ये जो मशीन एआई वाली ने ढूंढी है ना, कि ये वो स्ट्रक्चर बता देगा कि कैसा स्ट्रक्चर है, वो इसीलिए गेम चेंजर है। क्योंकि स्ट्रक्चर से आप कुछ भी बना सकते हो। आप बोलोगे कि मुझे प्रोटीन बनाना मायोसिन, तो मायोसिन जैसा स्ट्रक्चर बना देगा, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो जैसे कि इसने समझाया, सो जस्ट लाइक इन लैंग्वेज देयर हैज टू बी ग्रामर टू अरेंज टू द अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, एंड दिस ग्रामर हैज बीन वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं कोई भी लैंग्वेज में, तो ग्रामर उसको एक मीनिंग देती है, वैसे ही प्रोटीन का स्ट्रक्चर उसको मीनिंग देता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझे, लेकिन एक एआई ने इसको कर दिखाया। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड जो था ना प्रोटीन को डिकोड करने का, वो था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ये बहुत ही लेबोरियस था और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। ये महीने नहीं साल लेता था फिगर आउट करने के लिए। लेकिन बहुत साल, इसने साल ले करके भी अच्छे से नहीं बताया डेटाबेस में कि बनता कैसे। लेकिन जब ये अल्फा फोल्ड बनाया हसाबिस और जुम्पर ने सॉरी, तो ये एआई टूल ने प्रिडिक्ट कर दिया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अपने सीक्वेंस से, जो उसके डेटाबेस में डाला गया था। ये प्रिडिक्शन फिर मैच किए गए कैटलॉग प्रोटीन से, और देखा गया अरे हाँ, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन है। तब इन्होंने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे दिया। तो इसने बहुत सारे अपग्रेड भी हुए हैं कुछ सालों में, और ये अभी बहुत लार्ज नंबर पे रिसर्चर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड स्पेक्टेक्युलर है हमारे पुराने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। बेकर जो है, ठीक है, डेविड बेकर, ये प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में। उन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरह का कंप्यूटेशन डिजाइन बनाया, जो कि कंप्लीटली न्यू सिंथेटिक प्रोटीन, जो कि आज तक नेचर में है नहीं, वो भी बना सकता है। तो यहाँ से इनको, ये इन दोनों का तो चलो ये डीप माइंड में रोल था, पर बेकर जी का क्या रोल था, उन्होंने एक नया सिंथेटिक प्रोटीन ही बता दिया जो नेचर में भी नहीं है, और उन्होंने प्रोड्यूस किया ये जो नया सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, वो वैलिड प्रोटीन परफॉर्म यूजुअल एंड डिजायरलेस। मान लो कि मैंने कोई सिंथेटिक प्रोटीन बना दिया जो मेरे कोई सर्टेन बॉडी पार्ट के लिए काम कर रहा है, वो नेचर में भी नहीं था और मैंने उसको बना दिया, तो आप सोच रहे हो कि वो कितना डिजायरेबल फंक्शन दे सकता है, कितना कॉस्ट हमारा बचा सकता है। तो ये जो न्यू प्रोटीन है ना, वो परफॉर्म करेगा फंक्शन जो कि नेचुरली सिंथेसाइज प्रोटीन जो है वो करता है। ठीक है, तो थियोरेटिकली आप सिंथेटिक प्रोटीन को डिजाइन भी कर सकते हो और उसको स्टोर भी कर सकते हो, तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना ये। ठीक है, अब ये तीनों साइंटिस्ट का बहुत बड़ा ह्यूज इम्प्लीकेशन है, और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर से, जो भी प्रोटीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उनसे बचाया जा सकता है। ये जो एआई पावर्ड ब्रेक थ्रू है ना, प्रिडिक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये बहुत बस क्रिएट कर रहा था रिसर्च सोसाइटी में, तो नोबेल प्राइज ने इसको रिकॉग्निशन किया, और फाइनली किसी को सरप्राइज नहीं था, लोगों को पता ही था जिस दिन अल्फा फोल्ड आया उसको ये प्राइज मिलेगा ही मिलेगा। तो वही होना ही था और वो हो गया। थोड़ा यूनिक है क्योंकि किसी इसके लिए नहीं मिला है, कॉम्पिटिशनल टूल के लिए मिला है, किसी
प्रॉपर केमिस्ट्री की चीज के लिए नहीं मिला है, ठीक है। तो ये थोड़ा एक नया चीज है, यूनिक चीज है, और देख रहे हो कितने यंग एज में इन लोग को मिला है। इट्स कंसिडर्ड वेरी यंग कि आप 39-48 में नोबेल प्राइज जीत रहे हो। नेक्स्ट न्यूज ये है कि वही कि किस तरह से नोबेल प्राइज जो फिजिक्स का वो एक्नॉलेज करता है एआई का। तो आप देख रहे हो फिजिक्स वाले में भी एआई, केमिस्ट्री वाले में भी एआई, एआई तो नोबेल प्राइज जीत रहा है। मतलब हम बोलते थे ना, डरते थे ना कि एआई जो है वो टेक ओवर कर लेगा, टेक ओवर का पता नहीं, पर यहाँ तो इसने टेक ओवर कर लिया है। लेकिन ऑल्दो ये सारी चीजों के पीछे ह्यूमन माइंड है। अगर ये एआई कुछ कर पा रहा है तो वो एक ह्यूमन माइंड की वजह से ही कर पा रहा है, खुद से तो कर नहीं रहा है। तो वही है, चैट जीपीटी से लेकर के सीरी से लेके फेशियल रिकॉग्निशन ले लो, हर चीज में एआई। और नोबेल कमेटी का डिसीजन इस साल फिजिक्स को के एआई के लिए देना उस चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि किस तरह से मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो है वो किस तरह से हमारे नॉलेज को, एआई की एबिलिटी को बढ़ा सकता है, ठीक है। ट्यूसडे को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफ्री ए हिंटन को जब नोबेल प्राइज मिला तो इन्होंने ये बता दिया कि कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन की तरह, आपको पता है ना न्यूरल लिंक के लिए मिला था, कल ही तो हमने बात की थी, आप सबको पता ही है। तो ये आर्टिकल इसी चीज पे ये बता रहा है कि एआई जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा रहा है। हेल्थ केयर से लेकर के हर जगह ये चीज बढ़ेगी। आर्टिफिशियल नेटवर्क्स एक्सीड करेंगे ह्यूमन न्यूरॉन को, ठीक है। और ये एक मैसेज है सबके लिए कि एथिक्स भी साथ साथ लेना है। देखो, एक्नॉलेजमेंट करना है एआई की इनेबलिंग प्रॉपर्टीज को, पर डिसरप्टिव पॉसिबिलिटीज पे भी ध्यान देना है। अगर हम एआई को इस तरह की चीज बना रहे हैं तो अगर वो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर रहा है तो वो इसका मिसयूज भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एआई को हम ही तो ट्रेन कर रहे हैं डेटा पे, वो खुद से थिंक कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, तो मिसयूज भी हो सकता है। तो यहाँ पे किसका रोल आता है? यहाँ पे कम्स रोल ऑफ एथिक्स। एथिक्स का रोल बहुत प्ले कि एआई किस चीज को एथिकल मानता है। नहीं, कुछ कंट्रोवर्सीज थी जो मुझे अभी भी याद आ रही है कि जो गूगल का जेमिनाई था, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है जेमिनाई था, जिसने क्या किया था ना, रेसिस्ट बायस था उसके अंदर थोड़ा, ठीक है, रेसिस्ट बायस था। तो ये सारी चीजें ना, ये क्योंकि एक वो मशीन है एआई, उसको पता नहीं एथिक्स क्या होता है, रेसिज्म क्या होता है। तो ये हमारा काम है कि हम उसके एथिक्स को डिसाइड करें ताकि एआई का जो डिसरप्टिव पॉसिबिलिटीज है उस पर वर्क किया जाए कि वो कल को डिसरप्ट ना करे, ह्यूमन से भी ज्यादा ना थिंक करने लगे, ठीक है। तो वो सारी चीज है। दूसरी चीज ये न्यूज है आपके लिए इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे 1000 अपने घर से इनको जाना पड़ा, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई क्योंकि फ्लोरिडा में हरिकेन आया जिसका नाम है मिल्टन, ठीक है। ये फ्लोरिडा का यूएस में आया है, ठीक है। और ये अब तो वीकन हो जाएगा, लेकिन इसके वजह से बहुत लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने ब्रिज को ब्लॉक किया। और हरिकेन बहुत आते हैं यूएस में, और अब तो क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ गई तो पॉसिबिलिटी है इसका वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हो सकता है, मेजर हरिकेन में चेंज हो सकता है। और बहुत सारी एयरलाइंस जो है वो यूएस की कैंसिल हो गई इस वजह से। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी। हरिकेन का नाम आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हरिकेन मिल्टन कहाँ आया था, तो फ्लोरिडा में आया था। अभी बस इतना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका ब्रेन जो है ना वो फैक्ट से बॉम्बार्ड हो जाए, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज थे। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर था अफ्रीकन यूनियन, जो आप लोग ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर दिया है। सो वेरी गुड, वेल डन। और आज का भी आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और बताइएगा कि इसका क्या आंसर है। सबसे पहले ईवीएम कहाँ कब यूज किया गया था इंडिया में। सो दैट्स ऑल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।